मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पर फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैसा बिहेवियर है, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसी पर बेस्ड जो डिवाइसेस होती है उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एक ऐसा डिवाइस होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होगा वो एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन मूवमेंट होने की वजह से कंडक्शन होगा, यानी कि करंट फ्लो करेगी। या यूं कह लो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो कंडक्शन होगा वो जिन डिवाइसेस में होता है उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब चाहे वो कंडक्शन वैक्यूम से हो, जैसा हम वैक्यूम ट्यूब्स में देखते हैं, चाहे वो गैस के अंदर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स में हो। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सारी है हमारे तो डेली लाइफ में। सबसे मेन एग्जांपल ये हमारा ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं। इन सब के अंदर क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स और आईसीज यूज की जाती है। ठीक। एक और चीज हमने नाम सुना होगा, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। अब रेक्टिफायर वो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफायर वो जो साउंड को एनहेंस करता है या किसी भी सिग्नल को एनहेंस करता है, साउंड की बात नहीं है। ऑसिलेटर वो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक। अच्छा, सबसे मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कंप्यूटर है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है। इसके अलावा एक खास बात है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डीसी सप्लाई पर ही वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पर ही वर्क करते हैं, एसी पर वर्क नहीं करते। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि एसी जो है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है इनको कांस्टेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई दे ओनली वर्क ऑन डीसी सप्लाई। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में हम जानते ही हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन, फैक्स, एफएम माइक, है ना? टेलीग्राम मत पढ़ लेना। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में देख लो आप, टीवी ब्रॉडकास्ट, जी टीवी, फलाना टीवी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो भी हम देखते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये आकाशवाणी है, वीसीआर, वीसीडी, जो तुम्हारे जमाने में तो चलते नहीं है, हमारे जमाने में चलते थे। समझ में आ रही है बात? डिफेंस सेक्टर में रडार, गाइडेड मिसाइल्स, आपने नोट किया होगा रडार जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है सिग्नल को डिटेक्ट करने में। हाँ सर। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत जीके अपडेट रखते हो अपनी तो वहां पर जो फिलिस्तीन के अंदर जो एक ग्रुप है हमास, उधर से जितनी भी मिसाइल्स आ रही है वो इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करके हवा में खत्म कर रहा है। हाँ सर। तो वहां पर भी इनका यूज करते हैं। गाइडेड मिसाइल्स जो होती हैं उनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू एक पर्टिकुलर टारगेट पे हिट करवाया जाता है। और ये जो लास्ट ऑप्शन है हमारा मेडिकल, ये तो आप जानते ही हैं, अभी तो चल ही यही रहा है। एक्सरे, कार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी, है ना, ईईजी, सीआरओ। ये सीआरओ और ईईजी क्या होते हैं ये तो आप जब मेडिकल में पहुंच जाओ तो देख लेना। मुझे दो का पता है। एक्सरे से हमारी हड्डियां चेक हो रही हैं और हड्डियों के अंदर जमा हुआ कफ चेक हो रहा है, मतलब फेफड़ों के अंदर। और ईसीजी हमारी वो शायद हार्ट बीट और पल्स रेट चेक करने में काम आता है, राइट? जिंदा है या मर गया आदमी। हाँ सर। क्लियर है भाई? हाँ सर। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? नहीं सर। नो सर। एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस थ्योरी लिखी हुई होनी चाहिए या दिमाग में फिट होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम विद द नोट्स, सो दैट हम लोग अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस कर सकें और समझ सकें बार बार सुन सुन के। अब जैसे मान लीजिए कि आपने जब केमिस्ट्री के अंदर एटम पढ़ा 11th क्लास में, तो एटम के अंदर आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा होगा कि उसमें एनर्जी लेवल्स होते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5। फिर उसमें भी 1 2 3 4 में किसी में 2 बढ़ सकते हो, किसी में 6 बढ़ सकते हो,
मतलब किसी में 8 भर सकते हो, 18 भर सकते हो, इस तरीके से, है ना। फिर SPDF ब्लॉक्स आ गए, ठीक है ना। तो अब जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब सिंगल एटम की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? डिफाइंड एनर्जी लेवल। एनर्जी डिफाइंड जैसे एनर्जी मान लो लेवल। एक लेफ्ट मोस्ट डायग्राम देखते हैं, तो अपना सिलिकॉन के अंदर 14 प्रोटॉन होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक। तो n बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से इनके पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होंगे, और उन सब की एनर्जी जो होगी अपन ने एटम वाले चैप्टर में पढ़ी थी ना, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस हाँ का सर 1.51 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। जीरो ठीक है। तो वो चीज तो थी जब हम एक सिंगल एटम की बात करते थे। तो सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल्स जो है वो मिडिल डायग्राम जो दे रखा है अपने को, उसकी तरह समझा जा सकता है। लेकिन क्या किसी सॉलिड के अंदर ऐसा हो सकता है क्या कि सारे एनर्जी लेवल अलग से डिफाइंड हो? नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता मित्रों, क्योंकि जब आप कंडक्शन बैंड और जब आप किसी सॉलिड के अंदर बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अब जब बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जैसे हमारे क्या होता है कि घरों में अलग अलग पड़ोसी अलग अलग घरों में रहते हैं, ठीक है। तो हमारा सबका क्या है, एक डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। बट इमेजिन करो कि सबके सब एक ही घर में रहने लग जाए, जॉइंट फैमिली में, तो क्या पॉसिबल है कि सब लोग अपने अपने उसी रूटीन से काम कर पाएंगे जैसा पहले कर पा रहे थे? नो सर। क्योंकि जब सारे क्लोज आ जाएंगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। अब पहले जैसे मान लो पड़ोस में कोई घर है, वहां से कोई चीज लानी होती है तो हम सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, क्या पता कुछ काम कर रहा होगा, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन अगर सोचो एक ही घर में रहेगा तो इंटरेक्शन हो गई होगा, ये चल जावन दे देना दही के लिए, मतलब छाछ जमाने के लिए। समझ रहे हो बात को? कहने का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि जब सॉलिड के एटम्स जो होंगे वो बहुत पास पास होंगे, तो उनके इंटरेक्शन भी बढ़ेंगे, और जब उनके इंटरेक्शन बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। यानी कि हाँ सर इनकी एनर्जी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन ना होके बहुत सारे एटम्स के लिए होगी, और जब बहुत सारे एटम्स के लिए डिफाइन होगी तो उस केस में एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बनेगा। क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम, या एक रेंज बन जाएगी, या एक एरिया बन जाएगा, और उस एनर्जी के एरिया को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड। सर एक बार वापस बताना। मैंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये जैसे मान लीजिए कि एक सिलिकॉन है सपोज, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए एक लेवल ये हो गया, एक लेवल ये हो गया, फिर एक लेवल ये हो गया, इस तरीके से, है ना। लेकिन सोचो जब बहुत सारे सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, जब बहुत सारे सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, तो उन सब के n बराबर 1 जो होंगे बहुत पास पास आ जाएंगे। इस तरीके से उनका एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनर्जी बैंड। तो यानी कि अगर सिंगल एटम की बात करेंगे तो एनर्जी लेवल्स होंगे, बट जब मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स के लिए बात करेंगे तो वो क्या होगा? एनर्जी बैंड होगा। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ सर। यस सर बैंड में कितने एनर्जी लेवल होंगे वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक। अब जो एनर्जी बैंड होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या बीमारी है? तो वो बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या यूं कह लो उन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वैलेंस बैंड। और जहां पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे, उन एनर्जी लेवल्स का जो स्पेक्ट्रम होगा या जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कंडक्शन बैंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए
आगे बात सर ये करते हैं। बैंड बनते कैसे हैं साथ में जुड़ के? साथ में जुड़ते नहीं है बेटा, एक्चुअली जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स है ना, देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये है, फिर दूसरे का यहाँ आया, फिर तीसरे का भी यहाँ आया, चौथे का भी यहाँ आया, पांचवे का भी आया, ये 5 एटम मिलकर कर रहे हैं, और पांचों का n बराबर 1 है। ये पांचों का n बराबर बराबर 1 है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये अच्छा, पांचों का जो n बराबर 1 है, हाँ इनसे जो बैंड बना उसी को अपन क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड, या इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे हम? एनर्जी बैंड। स्पेक्ट्रम। हाँ समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। सिंपली अगर कहें तो जब एटम्स इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो उनके एनर्जी लेवल बहुत क्लोज आ जाएंगे, उनके एनर्जी लेवल बहुत क्लोज आ जाएंगे। जाएगी। ये देखिए, और जब वो एनर्जी लेवल बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रम है उसी को क्या कहा जाएगा? एनर्जी बैंड। बैंड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर अपन थ्योरी के बिहाफ पर समझना चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए दो ही जगह है, किसी भी सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रहने के लिए दो ही जगह है। कौन कौन सी? या तो होगा उनका क्या? वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और या फिर होगा उनका क्या? कंडक्शन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, बैंड। या तो वीबी में होंगे या फिर सीबी में होंगे। सीबी में। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। एवरीबॉडी? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। अब देखिए, Sir. वैलेंस बैंड और एनर्जी कंडक्शन बैंड दोनों का एनर्जी लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम्म। ठीक? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन Forbidden. एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप। हम्म। और ये जो होता है ये कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम Maximum एनर्जी का energy. डिफरेंस होगा। कहने का मतलब समझो आप, देखिए ये मान लीजिए कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, इसका लोएस्ट लेवल ये हो गया, और ये वैलेंस बैंड है, इसका हाईएस्ट लेवल ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम क्या कहेंगे? Forbidden energy gap. बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप। सरल भाषा में कहूं तो ये किस काम का है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट में होगा उसको जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, नाम में फॉरबिडन शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका यहाँ पर एग्जिस्टेंस जो है वो फॉरबिडन किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। हम्म। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। Yes, sir. 2 मिनट का समय देता हूँ, तसल्ली से पढ़ लीजिए एक बार पूरा। देखिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो जिन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, वो जिन एनर्जी लेवल्स में होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है, ये जिनके घर से बैकग्राउंड आवाज शानदार आ रही है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके एनर्जी लेवल्स का ग्रुप या कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि एक एटम का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, इन सब का जो बंडल है उसी को अपन बोलेंगे क्या? वैलेंस बैंड। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिन एनर्जी लेवल्स में होते हैं उन एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। मतलब सर जितने भी बाउंडेड मतलब बाउंड फॉर्म करे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में आएंगे, और जितने भी फ्री होंगे वो अपने इसमें आएंगे। सॉरी,
तो जितने भी बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में आएंगे और जो फ्रीली होंगे वो अपने कंडक्शन में आएंगे, ऐसा? हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही बात। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Can we move on to the next page? Yes, sir. देखिए अब सवाल आता दिमाग में कि ये जो विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड है वो किस पर डिपेंड करती है। ठीक, तो पहली चीज कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। मतलब आपका जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, मतलब कौन सा मटेरियल है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कोई और है। ठीक, हाँ। अगर विड्थ जो है वो ज्यादा होती है, अगर आपकी विड्थ जो है वो ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड है। कैसे, इसको ऐसे समझिए आप। सपोज ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। अब अगर ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है लाइक दिस, इस तरीके से, दैट मीन्स ये जो गैप है वो ज्यादा हो गया। और ज्यादा कब हो सकता है, जब वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो किससे, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस। तभी तो उनको इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है कि वो फटाफट से कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, एनर्जी गैप की जो विड्थ है यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो घटता है। अब घटता तो है, बहुत ज्यादा नहीं घटता, थोड़ा बहुत घटता है। ठीक, इसी के फैक्ट पर हम सॉलिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होंगे हमारे कंडक्टर्स, दूसरे होंगे हमारे सेमीकंडक्टर्स और तीसरे होंगे हमारे इंसुलेटर्स। चाहे सीक्वेंस चेंज कर दो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, कंडक्शन बैंड की, सॉरी कंडक्टर्स की। ठीक, अब कंडक्टर्स का बेस्ट एग्जांपल अपन जानते हैं ना, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम। और बेस्ट कंडक्टर कौन है हमारे घरों में सबसे ज्यादा मिल जाती है, बताओ क्या? कॉपर। कॉपर है, कॉपर वायर्स। चांदी, 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 हाँ, सिल्वर। एल्यूमिनियम, द सिल्वर। हाँ सर, हाँ, चांदी। सिल्वर। घर में मिल जाती। सर अपन गोल्ड की वायर भी तो यूज कर सकते हैं, वो क्यों नहीं यूज करते? ज्वेलरी Gold is खरीदी not जा रही है। that good conductor as सर यूज कर compared to, सकते हैं सर। यूज तो कर सकते ना, करके देखो। सोने की चेन है आपके पास, उसको नहीं एक सर, काम करो। करनी नहीं है सर, हाँ, बस पूछ रही हूँ, कर सकते हैं ना सर? मैं बता रहा हूँ ना, उसको ले और जो आपके घरों में वो पिन आती ना, प्लग वायर, उसमें हाँ डालो और उस चेन को आप अपने हाथों से पकड़ लो ऐसे, तो फील करके देखो, देखो मजा आया कि नहीं आया, फिर बताना जरूर मुझे। सर, फिर बताने लायक करूंगी। नहीं नहीं, ऐसे इतना जल्दी नहीं मरते। तुमने वो पिक्चर नहीं देखी है, क्या नाम था उसका, हंगामा, जिसमें वो बहुत देर तक सारे चिपके हुए रहते हैं, एक के बाद एक हाँ के बाद एक के सर। बाद एक। हाँ, वो एक मरे क्या वो, बताओ? नो सर। कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे हिम्मत रखो, घबराओ मत। आज कोशिश करके शाम को रिजल्ट बताना, ट्रायल फेज 1। सच, सोने की चेन मेरे को देगी नहीं मम्मी। चलिए भाई शुरू करें। तो द कंडक्टर्स की खास बात क्या होती है? अच्छा एक चीज बताओ, कंडक्टर्स का मतलब ही क्या है? कि जिनमें कंडक्शन बड़ा आसानी से हो जाए, हाँ या यूं सर। कह लो जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। अब देखो,
कंडक्शन बैंड जो होता है ना, जनरली कंडक्शन बैंड खाली होता है, या यूं कह लो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और अगर होंगे तो एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में होंगे। तो कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का अगर रीजन जो है वो गैप अगर ज्यादा हो गया तो क्या कंडक्शन पॉसिबल है? नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या तो ओवरलैप करने चाहिए, या तो क्या होने चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए, ताकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाए, या यूं कह लो कि ओवरलैप किए हुए हो तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी अवेलेबल हो और कंडक्शन बैंड में भी अवेलेबल हो, या यूं कह लो उसको हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें तो वो इजीली वीबी से सीबी में चला जाए, और जब वीबी से सीबी में चला जाएगा तो कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब क्या हुआ कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हो ना कि इसको तो आराम से मोशन करवाया जा सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर अपन कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो कंडक्टर्स के लिए जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो या तो ओवरलैप्ड होंगे ताकि उनके बीच में कोई एनर्जी गैप ना हो, यानी कि डेल्टा ईजी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और जब ऐसा होगा तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, एंड देयरफॉर रेजिस्टिविटी जो होगी वो लो होगी, और रेजिस्टिविटी लो होगी तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी हाई होगी। ठीक। हाँ और सर। इनके एग्जांपल आप देख लें सामने, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। क्या नामजून समझ आया? हाँ सर आगे। गोल्ड है हाँ सर। है ना, तो ट्राई जरूर करें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। Yes, sir. हाँ सर। सर अगर ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो मतलब है ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में तो होंगे ना प्रेजेंट। बिल्कुल, True. तभी तो कंडक्टर्स में इजीली करंट फ्लो हो जाता है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई। हाँ सर। इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर कौन होते हैं? नॉन कंडक्टर्स। क्या होते हैं ये? नॉन कंडक्टर्स। अब नॉन कंडक्टर्स का मतलब जो कंडक्शन ना करे। अच्छा, कंडक्शन कब नहीं होगा? जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। हाँ एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा। कुछ सॉलिड्स, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल डायमंड है, पर हमारे हाँ घरों सर। में अवेलेबल नहीं होता, तो हम लकड़ी से काम चला लेते हैं अपने एग्जांपल में। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। अब जिसके घर में हो वो देख ले भाई, मैं तो गरीब आदमी हूँ, हमारे तो लकड़ी से काम चल जाता है, ठीक है ना। तो जो आपके वुड है इसमें क्या होगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होगा, और जब वो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में इजीली क्या जा ही नहीं पाएंगे, और जब जा ही नहीं पाएंगे तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो घूमने के लिए चार्ज कैरियर नहीं होंगे, और चार्ज कैरियर नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी लो होती है। समझ गए? हाँ सर। अब तीसरे प्रकार के लोग, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली लाइक फूफा जी और जीजा जी, जो आसानी से तो नहीं मानते पर थोड़ी मान मनुवार करने पर बारात में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में एनर्जी गैप तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। और जब बहुत ज्यादा नहीं होता तो
उस एनर्जी गैप को आप किसी न किसी मेथड के थ्रू कवर अप कर सकते हो। सरल भाषा में कहूं तो अगर एनर्जी गैप स्मॉल है तो या तो उनको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दो या फिर आप उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दो। उस केस में जब वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रॉन्स, उस थर्मल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को एक्वायर करके वीबी से सीबी में पहुंच जाते हैं। और जब वो वीबी से सीबी में पहुंच जाते हैं तो सीबी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए और फिर वो आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि इनकी कंडक्टिविटी भी मीडियम होगी और इनकी रेजिस्टिविटी भी मीडियम होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर। सर इंसुलेटर में भी तो बहुत हाई टेम्परेचर देके ये करवा सकते हैं ना फिर नहीं, अपन कंडक्टर। इतना इतना ज्यादा देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा। वो तो है, मेल्ट तो हो जाएगा सर, जैसे हाँ। ब्लास्ट फर्नेस वगैरह पे।